चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी आवाज़ आपको बहुत अच्छे से आ रही होगी। क्लास थोड़ी सी इसलिए डिले हो गई क्योंकि एक टेक्निकल इश्यू था क्लास में। ठीक है, इस वजह से थोड़ी सी क्लास लेट हुई। भैया जो स्ट्रीमर भैया थे वो लगे हुए थे लगातार यहाँ पर चीज़ों को सही करने में, और चीज़ें भी सही ठीक है हो चुकी हैं अब सब। ठीक है, अब मेरी आवाज़ बढ़िया आ रही होगी। अब मत बोलो कि सर वॉइस प्रॉब्लम। ठीक है बाबू, अब मत बोलो। अब बिल्कुल ठीक आ रही होगी आवाज़। ओके, चलिए। नमस्ते जी, राम राम। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सभी का। काजल यादव हैं, भाभी दरोगा एके हैं, प्राची जी हैं, नीतू हैं, शिवलाल यादव हैं, और अंकित जी हैं, विमलेश हैं, यशवंत हैं, निधि हैं, गौरव हैं। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे किसके बारे में? ठीक है, संसदीय कार्यवाही के बारे में, है ना भाई? संसदीय कार्यवाही, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और संसदीय कार्यवाही में मैंने आपको क्या बताया था? संसदीय कार्यवाही में मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चे कि सुबह 11 बजे से, ठीक है, मैंने क्या बताया बच्चे आपको? मैंने आपको समझाया था कि भैया मेरे सुबह 11 बजे से सदन ओपन होता है। सदन के खुलने से, आप ऐसे बोलेंगे कि सुबह 11 बजे से सदन के खुलने से, सदन के खुलने से और शाम 6 बजे तक सदन के बंद होने तक की पूरी प्रक्रिया को हम संसदीय कार्यवाही कहते हैं। ठीक है, तो सुबह 11 बजे से सदन के खुलने से, सुबह 11 बजे के सदन से सुबह 11 बजे के सदन के खुलने से, और बच्चे आप बोल सकते हैं कि शाम 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक सदन के, सदन के बंद होने तक की, बंद होने तक की, होने तक की प्रक्रिया को, प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संसदीय कार्यवाही बोलते हैं। संसदीय कार्यवाही कहते हैं। ठीक है बच्चे, कार्यवाही कहते हैं। ये मैंने कल आपको रिवाइज कर दिया था, ठीक है ना? आज से मैं फिर आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप ये मान के चलिए कि आज ये क्लास स्टार्ट हुई, तो फिर आज एक बार जो है ना कल का रिवीजन करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है मेरे प्यारे छोटे बहन भाइयों, ये बात समझ में आई? अब हम संसदीय कार्यवाही को, जैसे कि आप सबको पता है, कि हम दो पालियों में बांटते हैं। संसदीय कार्यवाही को हम भैया कितनी पालियों में बांटते हैं? तो संसदीय कार्यवाहियों को हम दो पालियों में बांटते हैं। कल मैंने आपको बताया था, एक जिसे हम कहते हैं कि भैया जी ये है प्रथम पाली। थोड़ा सा मैंने पेन मोटा कर दिया। तो एक है जिसको बोला जाता है प्रथम पाली, ठीक है, पहली पाली। और दूसरी है जिसको बोला जाता है द्वितीय पाली। तो एक प्रथम पाली और दूसरी होती है भैया जी द्वितीय पाली। तो हम इस पूरी प्रक्रिया को दो पालियों में बांटते हैं, एक पहली पाली और दूसरी कौन सी होती है बच्चे? द्वितीय पाली। क्या ये बात सभी को समझ में आई? प्रथम और द्वितीय पाली। अब ये जो प्रथम पाली है, ठीक है, सब लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। प्रथम पाली बच्चे सुबह 11 बजे से लेकर, मैंने आपको कल भी बताया था कि भैया जी प्रथम पाली सुबह 11 बजे से लेकर और 1 बजे तक होती है, दोपहर के 1 बजे तक। द्वितीय पाली जो होती है वह दोपहर के 2 बजे से लेके, दोपहर के 2 बजे से लेके और शाम 6 बजे तक होती है। ठीक है भैया, शाम 6 बजे तक होती है, शाम 6 बजे तक। ये बात ध्यान रखना। तो सुबह के 11 बजे से 1 बजे तक प्रथम पाली है, दूसरी पाली दोपहर के 2 बजे से लेके और शाम 6 बजे तक होती है। ये बात हमें समझ में आ गई बहुत अच्छे से। अब इस दौरान क्या होता है बच्चे? देखिए, जो शुरुआती 1 आवर है इसको भी आप बांट देंगे। तो जो 11 से 12 बजे तक के बीच का समय है, इस समय में आपका स्टार्ट होता है बच्चे प्रश्नकाल। इसको हम क्वेश्चन आवर कहते हैं, प्रश्नकाल बोलते हैं। ठीक है, सदन की कार्रवाई कैसे चलती है, सारी चीजें आज मैं आपको बिल्कुल जीवंत बताऊंगा, बिल्कुल जीवंत। ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा इस पूरी कार्रवाई को समझने में। और फिर इसके बाद भैया जी 12 से 1 बजे तक, 12 से 1 बजे तक ये आपका होता है बच्चे, सॉरी,
ये आपका होता है शून्यकाल, ठीक है। 12 से 1 बजे तक का शून्यकाल होता है। और दोपहर के 2 से शाम 6 बजे तक, इस दौरान विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के विधेयकों पर चर्चा होती है, विधेयकों पर चर्चा होती है। और इसी दौरान मेरे प्यारे बच्चे, सदन में किसी भी प्रकार का मतदान होता है, सदन में मतदान होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वो इसी टाइम पे होता है, दोपहर के 2 बजे से लेके शाम 6 बजे तक। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी भी तरह का कोई भी इश्यू होगा। देखिए जी, पहली पाली तो प्रश्नकाल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रश्नकाल। व्हाट इज क्वेश्चन आवर? प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर। तो आप क्या बोलेंगे? कोई भी आपसे प्रश्नकाल के बारे में पूछे, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? सर प्रश्नकाल क्या होता है? तो सदन के खुलने से, देखिए जब सदन ओपन होता है तो सदन के ओपन होने से, देखिए 1 घंटे तक का जो काल होता है, सदन के ओपन होने के 1 घंटे तक का जो काल होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम प्रश्नकाल के नाम से जानते हैं। हम उसको क्वेश्चन आवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया जी? हम उसे क्वेश्चन आवर बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं कि क्वेश्चन आवर इज व्हाट? प्रश्नकाल क्या है भैया? तो सदन के खुलने से लेकर, सदन के खुलने से लेकर लेकर 1 घंटे तक का समय, सदन के खुलने से लेकर 1 घंटे तक का समय, 1 घंटे तक का समय प्रश्नकाल कहलाता है। खुलने से लेकर 1 घंटे तक का समय बच्चे क्या कहलाता है? सदन के ओपन होने से लेकर और 1 घंटे तक का समय प्रश्नकाल कहलाता है। आप बोल सकते हैं क्या? सदन का प्रारंभिक 1 घंटा। आप ऐसा भी बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। क्या बोल सकते हैं? सदन का प्रारंभिक 1 आवर, प्रारंभिक 1 घंटा इज कॉल्ड द क्वेश्चन आवर, प्रश्न आवर। देखिए, इसको हम प्रश्नकाल कहते हैं। अब कल मैंने आपको बताया था कि प्रश्नकाल में हम 4 प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको याद आ रहा है? कल थोड़ा सा मैंने, देखिए धीरे धीरे बड़े आराम से प्यार प्यार से आपको बताया था। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा फास्ट, क्योंकि आज ये रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो भैया मेरे यहाँ पर एक बात समझना कि प्रश्नकाल में टोटल हम कितने प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं? कुल 4 प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं प्रश्नकाल में, ठीक है बच्चे। और वे 4 प्रकार के प्रश्न कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होंगे, ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं तारांकित प्रश्न बच्चे, ठीक है। तारांकित प्रश्न क्यों? क्योंकि ऐसे प्रश्नों पर स्टार लगा हुआ होता है, तारांकित प्रश्न। दूसरे होते हैं अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, ये दूसरे प्रकार के प्रश्न होते हैं अतारांकित। इन पर किसी भी प्रकार का कोई स्टार लगा हुआ नहीं होता। तीसरे होते हैं अल्प सूचना प्रश्न, तीसरे प्रकार के अल्प सूचना प्रश्न होते हैं बच्चे, अल्प सूचना प्रश्न। चौथे होते हैं बच्चे, ठीक है ना, गैर सरकारी सदस्यों से प्रश्न, गैर सरकारी सदस्यों से प्रश्न। चौथे प्रकार के ये होते हैं, है ना। 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। देखो, ये जो 3 प्रकार के प्रश्न हैं, इन 3 प्रकार के प्रश्नों की प्रकृति क्या है? ये केवल व केवल मेरे प्यारे बच्चे किसी भी मंत्री से पूछे जाते हैं, मंत्री से, ठीक है, किसी सामान्य सदस्य के द्वारा पूछे जाते हैं, किसी भी मंत्री से किसी सामान्य सदस्य के द्वारा पूछे जाते हैं, द्वारा पूछे जाते हैं, ठीक है जी। और ये जो होते हैं बच्चे, ये आप किसी, ठीक है ना, सांसद से पूछते हैं, किसी सांसद से आप प्रश्न करते हैं जो कि मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं है। तो फिर आप क्यों उससे प्रश्न कर रहे हैं? मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं है बच्चे। अब सवाल ये उठता है कि जब वे मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन वह कार्यपालिका का अंग नहीं है। अगर वह कार्यपालिका का अंग नहीं है, तो फिर आप उससे सवाल क्यों पूछ रहे हो? जब वो कार्यपालिका का हिस्सा है ही नहीं, कार्यपालिका का अंग है ही नहीं, तो फिर आप क्यों सवाल पूछ रहे हो? क्या हो गया? क्या? अरे हर्ष भाई, जो चीज पढ़ा चुके हो उसको क्यों बार बार पढ़ा रहे हो? टाइम वेस्ट करते हो, ठीक है, ऐसा बोल रहे हो। तुम यार यहाँ से निकल जाओ बेटा, हैं? अरे भाई, कल मैंने आपको पढ़ा दिया, आज मैं रिवीजन करवा दूंगा, आधे घंटे फालतू पढ़ लेना,
ठीक है, पौन घंटे फालतू पढ़ लेना और थोड़ा सा फालतू पढ़ लेना, कल की चीज को आज जोड़ के पढ़ा रहा हूं मैं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। अच्छा, क्या कैमरा में किसी भी तरह का कोई नहीं, कैमरा ठीक है, कैमरा ठीक है, 1 मिनट में देख लेता हूँ अगर आप लोग बोल रहे हो तो। यहाँ हाँ सही है कैमरा, ठीक है। बड़ी शिकायतें हैं तुम्हारी बच्ची। क्लियर है मुन्ना, ये बात आई समझ में, ये बात क्लियर हुई? आइए, ठीक है। तो किसी भी सांसद से प्रश्न पूछा जाता है जो कि मंत्रिपरिषद का हिस्सा है नहीं। अब वह मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं है तो भैया क्यों उससे प्रश्न पूछा जा रहा है? तो उससे इसलिए प्रश्न पूछा जा रहा है बच्चे कि वह किसी विशेष प्रक्रिया से संलग्न है, वह किसी विशेष प्रक्रिया से संबंध है, इसलिए उससे प्रश्न पूछा जा रहा है। किसी विशेष प्रक्रिया से संबंध है वह, या किसी भी प्रकार के बच्चे प्रस्ताव से संलग्न है, किसी भी प्रकार के प्रस्ताव से संबंध है, तो इसलिए उससे इस प्रकार का प्रश्न ठीक है पूछा जा रहा है भाई। तो ऐसे प्रश्न को हम क्या बोलते हैं कि गैर सरकारी सदस्यों से ठीक है प्रश्न पूछा जाना, इस बात को हम इस तरह से जानते हैं, ठीक है भाई। ये बात क्लियर हुई? यहाँ तक किसी को किसी भी तरह का कोई इश्यू तो नहीं हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ने के क्रम में ठीक है आप सबसे पहले तारांकित प्रश्नों पर चलेंगे, ठीक है। तारांकित प्रश्नों को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी, ठीक है। कुछ बच्चों को बड़ी परेशानी हो रही है, कह रहे हैं कि सर आप ऐसे बोलकर भी तो रिवाइज करा सकते हैं, लिख के क्यों करा रहे हैं? चलो बेटा कोई बात नहीं, मुझे माफ़ कर दो, बस 2 मिनट की बात है ना। फिर ठीक है आगे से ठीक है मैं रिवाइज ही नहीं कराऊंगा, है ना। नहीं रिवाइज कराऊंगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो आगे मैं जो आपको टॉपिक कराऊंगा ना, ये पुराने टॉपिक से रिलेटेड है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है ना। आप इस बात को समझा करो मेरे प्यारे बच्चे, समझा करो। और आप ठीक है कितना लिखते हैं, आप ये सोच के देखिए कि आप कितना लिखते हैं, आप कितना टीचर को बोलते हैं, आप कितना टीचर को सजेशन देते हैं, आप खुद इस बात को सोचना। हम जब आप लोगों की तरह स्टूडेंट थे तो हम टीचर पे पूरा भरोसा करते थे कि वो जो बताएंगे वो अच्छा बताएंगे, वो बढ़िया बताएंगे। अगर वो किसी भी चीज़ को दोबारा रिपीट भी कर रहे हैं ठीक है तो अच्छे के लिए कर रहे हैं। हालांकि हमारे टीचर कभी रिपीट नहीं करता था, देखिए जिस संस्थान में हम पढ़े थे उसका बहुत बड़ा नाम है, यूपीएससी की तैयारी के दौरान वह दोबारा बताते तक नहीं थे। और आपकी औकात नहीं, आप क्लास में खड़े होकर उनसे प्रश्न पूछो, एक तुरंत बोल देंगे कहाँ थे, क्यों कंसंट्रेशन नहीं था तुम्हारा, एक बात को कभी रिपीट नहीं करते थे। देख हम तो ऐसे इन्वायरमेंट में पढ़े हैं, देखिए चाहे वो हमने इंजीनियरिंग की हो, हमारी इंजीनियरिंग में भी एक मैम थी जो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाती थी, और ठीक है ना मोस्टली सारे टीचर ऐसे ही थे। अगर उन्होंने कोई भी डायग्राम बता दिया, कोई भी थ्योरम बता दी और नहीं आई हमारे समझ में, तब तो हम बच्चे थे इंजीनियरिंग में, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, ठीक है 20 साल की उम्र में तो इंजीनियरिंग हमने पास कर ली मैंने। तो वो कभी दोबारा बताते ही नहीं थे, खुद से किताबों से जूझना और लड़ना पड़ता था। आप लोग बहुत प्रश्न करते हैं, आप लोग बहुत टीचर को सजेशन देते हैं, मेरे हिसाब से ये गलत बात है, ठीक है। कोई बात नहीं, 10-20 मिनट ठीक है कर लो, इंतजार कर लो, अगर टीचर रिवाइज करवा रहा है तो ठीक है तुमसे ज़्यादा उसका समय कीमती है। आप केवल एक ही कोर्स की तैयारी कर रहे हो यूपीएसआई की, बेशक आप सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट पढ़ रहे, सही, मैं 4 से 5 कोर्सेस में पढ़ा रहा हूँ बच्चे, ठीक है। तो इसलिए अब हम तारांकित प्रश्न के बारे में बात करते हैं। बेटा तारांकित प्रश्न क्यों है? देखिए सबसे पहले क्योंकि ऐसे प्रश्नों पर तारांक बना हुआ होता है, स्टार बना हुआ होता है ना। ऐसे प्रश्नों पर तारांक बना हुआ होता है, तारांक बना हुआ होता है ऐसे प्रश्नों पर। ये बात आई मेरे प्यारे बच्चे सभी को समझ में? देखिए तारांक स्टार बना हुआ होता है ऐसे प्रश्नों पर। जिन प्रश्नों पर स्टार बना हुआ होता है बच्चे, ठीक है, तो प्रश्न करने वाला सदस्य, जो प्रश्न करने वाला सदस्य है बच्चे, जो सदस्य है वह यह चाहता है, वह चाहता है कि इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाए, वह यह चाहता है कि भाई इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाए, इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाए। मौखिक रूप से दिया जाए, ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसे प्रश्नों पर तारांक बना हुआ होता है। प्रश्न करने वाला सदस्य यह चाहता है कि भाई ठीक है मेरे इस प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाए, ठीक है, न्यूनतम
10 दिन पूर्व इसकी पूर्व सूचना दी जाती है। ऐसे प्रश्नों की 10 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। 10 दिन पहले से ऐसे प्रश्नों की सूचना दे दी जाती है मेरे प्यारे बच्चे, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, अब जब ये प्रश्न जिनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाना है, तो ऐसे प्रश्नों पर बेटा काउंटर क्वेश्चन भी हो सकते हैं। काउंटर क्वेश्चन को हम लोग हिंदी में कहेंगे कि ऐसे प्रश्नों पर, ठीक है, क्या बोल सकते हैं बच्चे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, अनुपूरक प्रश्न भी हो सकते हैं। इन पर अनुपूरक प्रश्न भी हो सकते हैं। इन अनुपूरक प्रश्न भी हो सकते हैं ऐसे प्रश्नों पर, ठीक है, ध्यान रखना। काउंटर क्वेश्चंस भी, अनुपूरक प्रश्न भी ऐसे प्रश्नों पर हो सकते हैं। ये बात आई समझ में। और दूसरी बात बच्चे, क्योंकि कल की क्लास में मेरी वॉइस डिस्टर्ब रही, तो मुझे नहीं पता कि कहाँ मेरी वॉइस कटी थी, कहाँ नहीं, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपके समझ में नहीं आई, तो इसलिए मैंने खुद से मेहनत करके, ठीक है, मतलब सोच के देखो कि मुझ पर कितनी मेहनत पड़ रही होगी, जो कल पढ़ा चुका हूँ उसे फिर से पढ़ा रहा हूँ मैं, फिर से इसलिए इसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है बच्चे। तो अनुपूरक प्रश्न भी इस पर पूछे जा सकते हैं। अब तारांकित प्रश्न में बच्चे, ठीक है, मैक्सिमम, अधिकतम 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं 1 घंटे में, 1 दिन में, ठीक है ना, 1 दिन में। मैं लिख देता हूं, 1 दिन में मैक्सिमम 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और एक सदस्य मैक्सिमम मैक्सिमम 5 प्रश्न पूछ सकता है बच्चे, 5 प्रश्न पूछ सकता है, 5 प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। अब ये प्रश्न हमेशा, आपको पता है कि ये वाले जो प्रश्न हैं, ये हमेशा बच्चे किसी सदस्य के द्वारा पूछे जाते हैं। किससे? मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य से, किसी सदस्य के द्वारा, किसी भी सदस्य के द्वारा मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य से पूछे जाते हैं, किसी सदस्य के द्वारा मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य से पूछे जाते हैं, मंत्रिपरिषद के किसी, ठीक है ना, मंत्री से पूछे जाते, मंत्री से पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चे। ये बात समझ में आई? एक बार मेरे प्यारे सभी साथी, ठीक है, थम्स अप कर दो, एक बार प्लीज थम्स अप कर दो, ठीक है, बता दो कि ये बात समझ में आ गई। ये बात समझ में आ गई। तारांकित प्रश्न, ठीक है, ऐसे प्रश्नों पर तारांक बना हुआ होता है। जिन प्रश्नों पर तारांक बना हुआ होता है, तारांक प्रश्न करने वाला सदस्य चाहता है कि इसका भैया जी उत्तर जो है वह मौखिक रूप से दिया जाए, और जब मौखिक रूप से उत्तर दिया जाएगा तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है, अनुपूरक प्रश्न भी इस पर पूछे जाएंगे, काउंटर क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, लेकिन 10 दिन पूर्व इसकी सूचना दी जाती है। अब एक प्रश्न ये भी है, जैसे लोकसभा की कार्यप्रणाली में देख रहा था, तो उसमें था कि 15 दिन पहले आपको प्रश्न देने पड़ेंगे, लेकिन जब मैंने ज्यादातर सोर्सेज देखे तो उन्होंने 10 दिन को सही माना कि 10 दिन पूर्व सूचना दी जाती है, ठीक है। एक बार सब लोग थम्स अप करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत शानदार मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया, ठीक है। तारांकित प्रश्न, तो ये भी हमारे बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तारांकित प्रश्न, ठीक है। अब हम दूसरा अतारांकित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, फटाफट से जल्दी से। अतारांकित प्रश्न, इस पर आएंगे, अतारांकित प्रश्न। अब ये जो अतारांकित प्रश्न है बाबू, ये क्या होते हैं? देखिए, तो ऐसे प्रश्नों पर स्टार बना हुआ नहीं होता, ऐसे प्रश्नों पर देखिए तारांक बना हुआ नहीं होता, स्टार बना हुआ नहीं होता, बना हुआ नहीं होता है, ठीक है। नंबर फर्स्ट थिंग, ये बात सभी को ध्यान रखनी है कि भाई ऐसे प्रश्नों पर, देखिए, स्टार बना हुआ नहीं होता, ऐसे प्रश्नों पर तारांक बनाने हुआ नहीं होता। जब तारांक बना नहीं हुआ था, तो इसका मतलब क्या है कि प्रश्न करने वाला सदस्य इनका लिखित रूप से उत्तर चाहता है, ऑन रिटन। प्रश्न करने वाला सदस्य, प्रश्न करने वाला सदस्य इनका लिखित उत्तर चाहता है, इनका लिखित उत्तर चाहता है प्रश्न करने वाला सदस्य, ठीक है, इनका लिखित उत्तर चाहता है तो प्रश्न करने वाला है। अब चूंकि बेटा लिखित रूप से उत्तर दिया जाएगा, तो ऐसे प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि लिखित रूप से उसका जवाब दिया जाएगा। अब जब लिखित रूप से जवाब दिया जाएगा तो अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, ठीक है।
अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, नहीं पूछे जा सकते हैं। अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं ऐसे प्रश्नों पर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि सर काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, ठीक है ना। और बच्चे प्रश्न करने वाला सदस्य इसका लिखित रूप, ठीक है। पूर्व सूचना 10 दिन पहले मिनिमम, ऐसे प्रश्नों की पूर्व सूचना कम से कम 10 दिन पहले देनी होती, कम से कम 10 दिन पूर्व देनी होती, देनी होती, 10 दिन पहले देनी होती, ठीक है बच्चे। अच्छा, इसके अलावा, ठीक है ना, एक दिन में, एक दिन में मैक्सिमम 230 प्रश्न पूछे जाते, 30 प्रश्न पूछे जाते, इस प्रकार के अतारांकित प्रश्न है, ठीक है जी। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो एक बार प्लीज सब लोग, ठीक है, थम्स अप करके बताओ। ये बच्चे, बहुत अच्छे, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो मैक्सिमम बेटा 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसमें और ध्यान रखना, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न गैर सरकारी सदस्य मंत्री परिषद में शामिल सदस्यों से पूछते हैं, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर है भाई, गैर सरकारी सदस्य मंत्री परिषद में शामिल सदस्यों से पूछते हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य मंत्री परिषद में शामिल सदस्यों से पूछते हैं, गैर सरकारी सदस्य मंत्री परिषद में शामिल सदस्यों से पूछते हैं, शामिल सदस्यों से पूछते हैं। मंत्रिपरिषद में शामिल सदस्य से पूछते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया अतारांकित। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बच्चे, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न का मतलब क्या होता है, देखो ये समझो, ठीक है। चलिए, तो अल्प सूचना प्रश्न, ये हमें समझना है कि भाई अल्प सूचना प्रश्न का मतलब क्या है, ठीक है। ऑलरेडी ये क्लास 10 मिनट लेट हुई है स्टार्ट, आप सब लोग जानते हो। चलिए, तो हम अल्प सूचना प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई अल्प सूचना प्रश्न का क्या मतलब होता है, अल्प सूचना प्रश्न से आप लोग क्या समझते हैं, ठीक है। अल्प सूचना प्रश्न, ठीक है, क्या इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चे। अल्प सूचना प्रश्न का मतलब ये होता है कि जैसे तारांकित और अतारांकित प्रश्न है, ठीक है ना। तारांकित और अतारांकित प्रश्नों को पूछने से पहले जो बच्चे सदन के सदस्य हैं उनको मिनिमम 10 दिन पहले पूर्व सूचना देनी होती है कि साहब मुझे प्रश्न पूछना है किसी भी मंत्री से। तो मुझे प्रश्न पूछना है भाई किसी भी मंत्री से जो कि किसी भी मंत्रालय से संबंधित है, लेकिन जो किसी एक विशेष कार्य को कर रहा है, तो उसके कार्यों के बारे में मुझे जानकारी चाहिए, मुझे थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, मुझे थोड़ी सी जवाबदेहिता चाहिए भाई उसकी, ठीक है। तो वो ऐसे केस में तारांकित और अतारांकित प्रश्न और 10 दिन पहले इसकी सूचना देता है बेटा, किसको, महासचिव को। ये ध्यान रखना हमेशा कि जो 10 दिन पूर्व सूचना देनी होती है दोनों ही केसेस में, ये ध्यान रखना कि पूर्व सूचना किसको देनी होती है, ठीक है ना, उस सदन के महासचिव को। पूर्व सूचना, पूर्व सूचना किसे देनी होती है, पूर्व सूचना उस सदन के महासचिव को। लोकसभा है तो लोकसभा के महासचिव को, राज्यसभा है तो राज्यसभा के महासचिव, सदन के महासचिव को सूचना देनी होती है, ध्यान रखना बच्चे। चलिए, ये भी मुझे बहुत अच्छा हुआ कि याद आ गया है ना। पूर्व सूचना किसको देनी होती है, महासचिव को। पूर्व सूचना किसको देनी होती है बच्चे,
सदन के महासचिव को, संबंधित सदन के महासचिव को, संबंधित सचिव के संबंधित सदन के महासचिव को, महासचिव को। ठीक है, क्लियर हुआ? नहीं हुआ क्लियर तो मैं इसे मिटा देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, सदन के महासचिव को, संबंधित सदन के महासचिव को। अतारांकित प्रश्न। क्या मेरी ये बात समझ में आई सभी को? ये बात आप लोग समझ पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है, यहां तक किसी को कोई इश्यू तो नहीं? बेटा ये दो चीजें मैंने बता दी, ये आपके समझ में आ गया। अब हम ठीक है आगे बात करेंगे अल्प सूचना प्रश्न। तो अल्प सूचना प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं, ठीक है बच्चे, जिनको पूछे जाने के लिए, ठीक है, आपको 10 दिन पहले पूर्व सूचना नहीं देनी। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो काफी अल्प सूचना पर ही पूछे जाएं, जो काफी ठीक है कम समय पर ही बच्चे पूछे जाएं, तो ऐसे प्रश्नों को आप क्या कहेंगे? अल्प सूचना प्रश्न कहेंगे। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, अल्प सूचना प्रश्न कहेंगे। तो सदन में तारांकित और अतारांकित प्रश्न पूछने के लिए तो बेटा सभा के सदस्यों को कम से कम 10 दिन पहले इसकी सूचना सभा के महासचिव को देनी होती है। लेकिन अल्प सूचना प्रश्न जो है वह बच्चे इससे कम समय की सूचना पर ही पूछे जा सकते हैं। इनके लिए मिनिमम ठीक है 10 दिन की पूर्व सूचना देना आवश्यक नहीं होता। और ध्यान रखना कि अल्प सूचना प्रश्नों का जो उत्तर दिया जाता है वह मौखिक रूप से दिया जाता है बच्चे, हमेशा ध्यान रखना। इनका जो उत्तर दिया जाएगा, इनका उत्तर हमेशा बेटा मौखिक रूप से दिया जाएगा। और जिस भी प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, जिस भी प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है बेटा, उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछते हैं, उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? और एक और बात जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है मेरे प्यारे बच्चे, ये भी ठीक है, ये भी बच्चे किसी भी मंत्री से पूछे जाते हैं। ठीक है, गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा किसी सरकारी सदस्य से, किसी मंत्री से इस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है, तो इसको हम शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अल्प सूचना प्रश्न इनको बोलते हैं। तो अल्प सूचना प्रश्न क्या है इसके बारे में लिख देता हूं। ऐसे प्रश्न, ऐसे प्रश्न ठीक है ना, जो 10 दिन की पूर्व सूचना देकर नहीं, बल्कि बल्कि ठीक है उससे कम समय में ही, बल्कि उससे कम समय में, उससे कम समय में ठीक है ना, अल्प सूचना देकर पूछे जाते हैं। उससे कम समय में अल्प सूचना देकर पूछे जाते हैं। उससे कम समय में अल्प सूचना देकर पूछे जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उससे कम समय में अल्प सूचना देकर पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चे ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ऐसे प्रश्न जो 10 दिन की पूर्व सूचना देकर नहीं, ठीक है 10 दिन की पूर्व सूचना देकर नहीं, बल्कि देखिए उससे कम समय में ही मेरे प्यारे बच्चे पूर्व सूचना देकर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर बच्चे मौखिक रूप से दिया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। ऐसे प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। मौखिक रूप से दिया जाता है, दिया जाता है बच्चे। और देखिए ऐसे प्रश्नों पर मैंने आपको बताया था कि अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इन पर अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये बताइए समझ में? हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि ये ठीक है ना, माननीय सदस्यों के द्वारा, जो भी संसद का सदस्य है तो सदस्यों के द्वारा द्वारा मंत्री परिषद के किसी भी मंत्री से ही पूछे जाते हैं। सदस्यों के द्वारा मंत्री परिषद के किसी भी सदस्य के द्वारा पूछे जाते हैं।
किसी भी सदस्य के द्वारा पूछे जाते, किसी भी सदस्य के द्वारा पूछे जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पूछे जाते हैं। अब ये सारी चीजें आपको क्लास में याद हो गई होंगी। मैंने इतनी बार आपको बताया, इतनी बार आपको मैंने बच्चे लिखवाया, ठीक है, हर एक पॉइंट को ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि 10 दिन पहले इसकी सूचना, ठीक है, सभा के महासचिव को नहीं देनी मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, नहीं देनी। आप केवल अल्प सूचना पर ही, ठीक है, कम समय की सूचना पर ही प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, इनका भी मौखिक रूप से उत्तर दिया जाएगा। आप इस पर भी अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, और किसी गैर सरकारी सदस्य के द्वारा किसी मंत्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार थम्स अप करेंगे सब लोग। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद हम आते हैं, ठीक है भैया जी, सबसे लास्ट वाले प्रश्न पर। और सबसे लास्ट वाले प्रश्न के बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चे, ये, ठीक है ना, गैर सरकारी सदस्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं। गैर सरकारी सदस्यों से प्रश्न, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, किसी भी सांसद से प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं है। आप किसी भी सांसद से प्रश्न पूछ रहे हैं और वो सांसद मंत्री परिषद का हिस्सा है ही नहीं मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो फिर आप उससे क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? क्योंकि बच्चे उसका संबंध किसी भी विशेष प्रकार की प्रक्रिया से है। वह किसी विधेयक, किसी भी संकल्प या सदन के किसी विशेष कार्य के लिए उत्तरदायी है। वह किसी विधेयक, किसी संकल्प, किसी प्रस्ताव, किसी संकल्प या किसी भी प्रकार के विधेयक विधेयक से संबंध है उसका, इसलिए आप उससे प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को हम क्या बोलते हैं बच्चे? गैर सरकारी सदस्यों से प्रश्न पूछना कहते हैं। ऐसे प्रकार के प्रश्नों को हम गैर सरकारी सदस्यों से प्रश्न पूछना कहते हैं। हो गया क्लियर? लो भाई, सिंपल सी बात है। आप लोग बोल रहे थे कि सर, ठीक है, तो इसको मैंने गैर सरकारी सदस्यों से प्रश्न अलग से नहीं लिखा है, मैंने यहीं पर बता दिया, क्योंकि उसको अलग से लिखे जाने की कोई आवश्यकता है भी नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, आइए। अब इसके बाद प्रश्न काल में 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर? प्रश्न काल के 4 प्रकार के प्रश्न क्लियर हो गए। अब हम बात करेंगे बच्चे, प्रश्न काल के बाद कौन सा काल आता है? तो प्रश्न काल के बाद बच्चे शून्य काल आता है। शून्य काल, देखिए शून्य काल, देखिए इस प्रकार की प्रक्रिया का उल्लेख हमारी संसद में, ठीक है ना, शुरुआत से नहीं था। ये बाद में संसद की प्रक्रिया का हिस्सा बना, जो शून्य काल बाद में है। ठीक है, संसद की प्रक्रिया का ये हिस्सा बना है। एक्चुअली ये जो शून्य काल है मेरे प्यारे बच्चे, आप इसे इस तरह से समझेंगे कि प्रश्न काल के बाद का जो आवर होता है उसे शून्य काल के नाम से जाना जाता है। पहले मैं लिख देता हूं, है ना, फिर मैं समझाता हूं लिखते लिखते। तो प्रश्न काल के बाद का जो आवर है, प्रश्न काल के बाद का समय, प्रश्न काल के बाद का समय शून्य काल कहलाता है ना, क्लियर है? शून्य काल कहलाता है। प्रश्न काल के बाद का जो समय होता है शून्य काल कहलाता है। बाद का समय मतलब 1 आवर का समय। बाद का समय मतलब बच्चे 1 आवर का समय। ठीक है, संविधान में इस प्रकार की प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है। ये बात आप लोग समझ लेना कि बेटा हमारे संविधान में शून्यकाल का कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। तो मैं लिख देता हूं इस बात को। संविधान में इस प्रकार की प्रक्रिया का कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार की प्रक्रिया का संविधान में इस प्रकार की प्रक्रिया का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। कहीं पर भी कोई भी उल्लेख है ही नहीं संविधान में इस प्रकार की प्रक्रिया का, प्यारे बच्चे। ठीक है,
अब जब संविधान में कहीं पर भी इस प्रकार की प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है, तो अब सवाल ये उठता है कि सर ये प्रक्रिया, ठीक है, कब शुरू हुई, मतलब शून्यकाल की शुरुआत कब हुई बच्चे? तो शून्यकाल सबसे पहले 1962 में लाया गया था, ठीक है। एक्सीडेंटली इसकी खोज हो गई थी। इसके पीछे का इतिहास मैं आपको बताऊं, इतिहास सर्वप्रथम 1962 में लाया गया था, 62 में लाया गया था, लाया गया था, ठीक है। देखो हुआ क्या मेरे प्यारे बच्चे, इस शून्यकाल स्टार्ट कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 1962 में लाया गया। हुआ क्या कि प्रश्नकाल, ठीक है, ये तो संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा ही है जो प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर, ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। तो शून्यकाल का जिक्र हमारे संविधान में भी है और संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा था, ठीक है ना, जो हमारा प्रश्नकाल है वो, ठीक है ना भाई। तो प्रश्नकाल जो है, ठीक है, वो हमारे संविधान का हिस्सा भी और हमारी संसदीय प्रक्रिया का पार्ट भी था प्रश्नकाल। तो प्रश्नकाल क्या होता था कि 11 बजे जब सदन स्टार्ट हुआ, तो 11 बजे सदन के स्टार्ट होने के बाद का जो 1 घंटा होता है, ठीक है, जिसमें माननीय सदस्य सरकारी सदस्यों से तारांकित प्रश्न पूछते हैं या फिर आपके गैर तारांकित प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, या फिर अल्प सूचना वाले प्रश्न पूछते हैं, और कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाते हैं। तो उसकी मैंने पूरी प्रोसेस आपको बता दी कि तारांकित प्रश्न है, गैर तारांकित प्रश्न है, ठीक है। लगभग ऐसे प्रश्नों की आपको कम से कम 10 दिन पहले पूर्व सूचना देनी होगी, वो सारी प्रोसेस होती थी। अब 1 घंटे, ठीक है, प्रश्नकाल में चर्चा हुई। जब 1 घंटे प्रश्नकाल में चर्चा हुई तो क्या है, 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सब लोग जानते हैं, एक सदस्य के द्वारा मैक्सिमम 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और ठीक है, पूरे 1 घंटे में 20 से ज्यादा प्रश्न आप पूछ नहीं सकते। तारांकित और अतारांकित प्रश्न 230 होते हैं, ठीक है। और उन प्रश्नों की जो है ना 230 प्रश्नों को, ठीक है, एक दिन में, ठीक है, उनको लिखित रूप से जो है ना उनका जवाब देना होता है। तो बड़े आराम से पहले से ही तैयार कर लिए जाते हैं ऐसे प्रश्न, और पहले से तैयार करके जिस दिन सदन स्टार्ट होता है उस दिन उनका उत्तर संबंधित सदस्य को दे दिया जाता है जिस सदस्य ने ये प्रश्न पूछा था, ठीक है। गैर तारांकित में ये है। लेकिन प्रश्न काल के बाद हुआ क्या कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बच जाते थे जो कि सॉल्व नहीं हो पाते थे, और माननीय सदस्य जो है वह फिर, ठीक है ना, प्रश्न काल के बाद अपनी अपनी कुर्सी पर बैठकर कोई इधर मुंह कर लेता था, कोई इधर मुंह कर लेता था, कोई इधर मुंह कर लेता था, और आपस में औरतों की तरह सुगबुगाहट करते थे। अरे यार देखो यार, ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न था, ठीक है, ये प्रश्न पूछा, और जब ये प्रश्न पूछा तो भैया जी, ठीक है, अमुक विभाग के मंत्री ने इसका बस केवल इतना सा उत्तर दिया। और जब हमने अनुपूरक प्रश्न कहा तो तब तक लोकसभा स्पीकर ने कह दिया भैया कि बैठो 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 बैठो, ठीक है। अरे यार ऐसी भी कोई बात होती है? तो कोई बात नहीं, व्यक्ति चल के फिर से उस मंत्री के पास गया और पूछने लगा कि यार, ठीक है, मेरे समझ में नहीं आया, तुमने क्या बोला था, एक बार मुझे और समझा दो, या फिर तुमने मेरे इस सवाल का तो जवाब दिया ही नहीं यार, इस सवाल का भी तुम्हें जवाब देना था। ऐसे करके दोनों में आपस में बातचीत होने लगी, और भी सुगबुगाहट होती थी, और भी वार्तालाप होती थी। 1 घंटे वो ऐसे ही चलता रहता था, चलता रहता था, ठीक है, 1 घंटे। तो फिर कहीं ना कहीं एक ऐसे 1962 में एक प्रक्रिया बन गई, और एक प्रक्रिया के माध्यम से फिर माननीय सदस्यों ने कहा कि क्यों ना हम इसे, ठीक है ना, 0 आवर शून्यकाल बोले, और इसमें जो है ना बाकायदा, ठीक है, एक दूसरे से प्रश्न पूछे जाए इसमें, और खासकर इसमें जो है ना प्रश्न किससे पूछे जाए, सरकारी सदस्यों से गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा, मतलब मंत्रियों से, सांसदों के द्वारा प्रश्न पूछे जाए। तो इसलिए शून्यकाल, जिसे 0 आवर भी कहा जाता है, ये प्रश्नकाल के बाद का समय होता है। प्रश्नकाल के बाद का 1 आवर, ठीक है, शून्यकाल के नाम से जानते हैं। संविधान में इस प्रकार की प्रक्रिया का कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं था, सबसे पहले 1962 में ही, ठीक है, इसे लाया गया था। ये बात समझ में आ रही है? चलिए, एक दिन में बेटा शून्यकाल में मैक्सिमम 20 मुद्दे उठाए जा सकते हैं। अब मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, कुछ पॉइंट्स। एक दिन में, एक दिन में शून्यकाल में, शून्यकाल में मैक्स 20 मुद्दे ही उठाए जा सकते हैं। 20 मुद्दे ही उठाए जा सकते हैं, उठाए जा सकते हैं। बस आपको करना क्या है, उठाए जा सकते हैं, ठीक है। सभी का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, और मैंने बोला कि जहां पर भी उत्तर मौखिक रूप से दिया जाएगा अनुपूरक प्रश्न आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, भाई सभी का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, सभी का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, मौखिक रूप से दिया जाता है बेटा सभी का उत्तर।
ठीक है ना। और मैंने बोला बच्चे कि जहां पर मौखिक उत्तर दिया जाता है अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, उस केस में अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। मुन्ना, ये बात समझ में आई? अनुपूरक प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं, काउंटर क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 20 से ज्यादा आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। बस आपको करना क्या है कि जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं तो वह 10 बजे से पहले, ठीक है ना, ऐसे प्रश्नों की लिस्ट आप स्पीकर को दे दें। ऐसे प्रश्नों की लिस्ट स्पीकर महोदय को दे दी जाए। स्पीकर महोदय को दे दो। स्पीकर महोदय को दे। फिर है शून्यकाल, प्रश्नकाल के बाद का समय, ठीक है, शून्यकाल कहा जाता है। 12 से 1 बजे तक का समय होता है मेरे प्यारे बच्चे। आप कह सकते हैं कि प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटा शून्यकाल होता है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों की बेटा जो सूचना होती है वह आप, ठीक है ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन नहीं, ठीक है ना, तो पूर्व देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है मेरे प्यारे बच्चे। ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो तात्कालिक माननीय सदस्यों से उठाए जाते हैं। बस आपको क्या करना है बच्चे कि 10 बजे से पहले सभा के अध्यक्ष को उसके संबंध में नोटिस दे दो, ठीक है। आप क्या कर दो कि 10 बजे से पहले बच्चे जो भी स्पीकर है, जो भी सभा का अध्यक्ष है, ठीक है, सभा के अध्यक्ष महोदय को बच्चे, ठीक है, आप ऐसे प्रश्नों की लिस्ट दे दो या फिर ऐसे प्रश्नों का पूर्व नोटिस दे दो, ठीक है। बस पूर्व नोटिस दे दो कि साहब मैं पूछूंगा, आप पूर्व नोटिस, ठीक है ना, प्री नोटिस आप बोल सकते हैं भाई, प्री नोटिस दे दो, आप पूर्व नोटिस दे दो ऐसे प्रश्नों का। लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर को, राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति को, मतलब जो भी अध्यक्ष हो, तो अध्यक्ष को आप क्या कर दो भाई, अध्यक्ष को आप पूर्व नोटिस दे दो 10 बजे से पहले कि भाई आज मैं, ठीक है ना, आज मैं, ठीक है, शून्यकाल में प्रश्न करूंगा। ये ऐसे प्रश्न होते हैं मेरे प्यारे बच्चे जो तुरंत के तुरंत पूछे जाते हैं, ठीक है, तात्कालिक। थैंक यू। ठीक है मुन्ना, तो ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो तात्कालिक पूछे जाते हैं, और जब तात्कालिक पूछे जाते हैं तो इनका उत्तर भी तात्कालिक दिया जाता है। सार्वजनिक मुद्दों पर पूछे जाने वाले ये तात्कालिक प्रश्न होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है? तो नेक्स्ट आगे लिख देता हूं मैं, ये सार्वजनिक मुद्दों पर पूछे जाने वाले तात्कालिक प्रश्न होते हैं। सार्वजनिक मुद्दों पर पूछे जाने वाले ठीक है ना, तात्कालिक प्रश्न होते हैं। ठीक है, जिनका उत्तर मौखिक रूप से देना होता है, मौखिक रूप से देना होता है, मौखिक रूप से देना होता है। अब आप एक और बात समझेंगे, ठीक है, सब लोग मेरे प्यारे बच्चे पूरी ईमानदारी से। जैसे सुबह 10 बजे से पहले आपने पूर्व नोटिस दे दिया अध्यक्ष को, सुबह 10 बजे से पहले पूर्व नोटिस आपने दे दिया, पूर्व नोटिस दे दिया अध्यक्ष को कि भाई आज मैं शून्यकाल में प्रश्न पूछूंगा, ठीक है, आज मैं शून्यकाल में प्रश्न पूछूंगा, ठीक है। तो जब आप नोटिस देंगे तो उस नोटिस में उस मुद्दे का भी जिक्र करेंगे जिसका आपको, उस मुद्दे का भी उल्लेख करेंगे जिस पर आपको प्रश्न पूछना है, जिस पर आपको प्रश्न पूछना है, जिस पर आपको प्रश्न करना है, ठीक है ना, उसका भी उल्लेख करेंगे। अब जब आपने उसका उल्लेख किया जिस मुद्दे पर आपको प्रश्न पूछना है,
तो अब यहां पर बच्चे अध्यक्ष आपको इसकी या तो स्वीकृति देगा, या तो अध्यक्ष स्वीकृति देगा, अध्यक्ष कहेगा कि हाँ भाई आप इस मुद्दे पर प्रश्न कर सकते हो। अगर स्वीकृति देगा तो फिर आप शून्यकाल में प्रश्न कर सकते हो। अगर अध्यक्ष ने स्वीकृति दे दी तो आप शून्यकाल में प्रश्न कर सकते हैं, कर सकते हैं। या फिर बच्चे वह इसको अस्वीकृति प्रदान कर देगा अध्यक्ष, और अगर अध्यक्ष ने अस्वीकृति प्रदान कर दी तो आप प्रश्न नहीं कर सकते शून्यकाल में उस मुद्दे पर, प्रश्न नहीं कर सकते आप शून्यकाल में उस मुद्दे पर, नहीं कर सकते। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे मैंने क्लास में बोल दिया कि भाई आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड आप प्रश्न पूछ सकते हो, तो भैया जी मैं आपका प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन आप मुझसे अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर कर रहे हो, हालांकि कुछ लोग करते हैं, ठीक है, पर्सनल लाइफ भी शेयर करते हैं, मैं वहां पर भी उनको गाइड कर देता हूं, बड़े खुश होते हैं कि चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ठीक है जी, क्लियर हुआ। सार्वजनिक मुद्दों पर पूछे जाने वाले ये तात्कालिक प्रश्न होते हैं। सार्वजनिक मुद्दों पर पूछे जाने वाले कैसे, ये तात्कालिक प्रश्न होते हैं। उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है तो बाबू आप बोलोगे कि अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, इस पर अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। आप अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं इस पर, ठीक है ना। सुबह 10 बजे से पहले आपको क्या करना होगा, अध्यक्ष को पूर्व नोटिस देना होगा, ठीक है, कि आप किस मुद्दे पर प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है ना, मुद्दे का उल्लेख भी करना होगा। अब अध्यक्ष आपको स्वीकृति दें तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और स्वीकृति ना दें तो फिर आप फिर शून्यकाल में ऐसे प्रश्न नहीं कर सकते उन मुद्दों पर, ठीक है, जिन मुद्दों पर अध्यक्ष ने मना कर दिया, तो आप ऐसे मुद्दों पर प्रश्न नहीं कर सकते। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई? एक बार थम्स अप करेंगे सभी साथी, एक बार बताएंगे। मैं देखता रहता हूँ बेटा तुम्हारी कमेंट साथ के साथ, ठीक है ना। तुम लोग ऐसा करो, मुझे अपने घर पे बुला लो, घर पे बुला के तब पढ़ लो मुझसे, मैं तुम्हें तभी ठीक है जी, चलिए। इसके बाद क्या है, बहुत अच्छे समझ में, इसके बाद क्या है बच्चे, दोपहर के दोपहर के 1 बजे से 1 बजे से 2 बजे तक का समय, 2 बजे का समय, दिस इज कॉल्ड भोजन अवकाश। भोजन अवकाश, तुम में से कभी शायद कोई सदन में नहीं गया होगा, इसको भोजन अवकाश कहते हैं, ठीक है। आप में से कभी भी कोई सदन में नहीं गया होगा, मैं जानता हूं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना, लेकिन कभी सदन में जाना, और सदन में जाने के बाद, ठीक है, वैसे तो नॉर्मली अगर आप चली भी गए तो आपको वहाँ के कैंटीन में खाना खाने का, ठीक है, अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई भी विधायक, मतलब कोई भी मंत्री या फिर कोई भी सांसद आपके बहुत करीबी है, ठीक है, तो आपको वो मिल सकता है मौका खाने का, इनका भोजन खाना बेटा, जो उनको भोजन मिलता है, ठीक है ना। पहले पता है तुम्हें 10 रुपए या 5 रुपए थाली इस तरह का था, अब हालांकि प्राइस बढ़ गए हैं, अब भी शायद 50 रुपए थाली है, ठीक है। आप सोच के देखिए, जिनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, ऐसे सांसद, ठीक है, जो चुनाव में करोड़ों रुपए का खर्चा करके चुनाव लड़ते हैं, उनको जो है ना संसद में 50-50 रुपए में, ठीक है, उनकी थाली मिलती है, उनको खाना मिलता है, उनको कोई बात नहीं, ठीक है। पहले तो शायद 5 या 10 रुपए हुआ करता था, बड़ा इसका वो हुआ। अच्छा, मैंने खाया है खाना, मैं आपको बता नहीं सकता, क्या 5 स्टार क्या 7 स्टार होटल का खाना, मैं मतलब आपको बता नहीं सकता, इतना जबरदस्त खाना मिलता है, ठीक है। भोजन अवकाश दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक का जो समय होता है वो भोजन अवकाश का समय होता है। अब इसके बाद 2 बजे से और शाम 6 बजे तक, 2 बजे से शाम 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक द्वितीय पाली स्टार्ट हो जाती है बच्चे। कौन सी पाली स्टार्ट हो जाती है मेरे प्यारे बच्चे?
द्वितीय पाली स्टार्ट हो जाती है। अब इस द्वितीय पाली में क्या होता है, इस द्वितीय पाली में विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों पर चर्चा होती है। द्वितीय पाली में विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों पर चर्चा होती है। प्रस्तावों पर चर्चा होती है बच्चे, इस पर द्वितीय पाली में। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, चर्चा होती है, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के संकल्प लाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के विधेयक लाए जाते हैं, विधेयक लाए जाते हैं, संकल्प लाए जाते हैं, ठीक है ना बच्चे। और ध्यान रखना, ठीक है, यही वो समय होता है जब, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के संकल्प पर, प्रस्तावों पर मतदान किया जाता है। ठीक है, मतदान किया जाता है विभिन्न प्रकार के संकल्पों पर, विधेयकों पर, विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों पर जो भी मतदान किया जाता है वे बच्चे द्वितीय पाली में किया जाता है। प्रथम पाली में तो केवल क्या है, प्रश्नकाल और शून्यकाल है, उसके बाद फिर भोजन है, और जितने भी संकल्प, विधेयक, ठीक है, जिन पर बच्चे मतदान किया जाता है, वोटिंग किया जाता है, वे दूसरी पाली में किया जाता है। नए विधेयक पास किए जाते हैं बच्चे से, कई प्रकार के संकल्प, कई प्रकार के प्रस्ताव, कई प्रकार की चर्चाएं होती हैं, ठीक है, वह सभी द्वितीय पाली में होती हैं। अब द्वितीय पाली में बच्चे कौन कौन से प्रस्ताव लाए जा सकते हैं, जैसे द्वितीय पाली में कौन कौन से प्रमुख प्रस्ताव लाए जाते हैं, द्वितीय पाली में कौन कौन से प्रमुख प्रस्ताव लाए जाते हैं, प्रमुख प्रस्ताव जो द्वितीय पाली में लाए जाते हैं। एक आपने सुना होगा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, आपने नाम सुना होगा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ठीक है बच्चे, ये लाया जाता है। एक आपने सुना होगा विश्वास प्रस्ताव, ये विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ऑब्वियस सी बात है आप जानना चाहेंगे क्या होता है। एक आपने सुना होगा अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव बड़ा स्वाभाविक है, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, ये भी लाया जाता है। एक आपने सुना होगा बच्चे निंदा प्रस्ताव, ठीक है, तो इस प्रकार का प्रस्ताव भी लाया जाता है बच्चे, निंदा प्रस्ताव भी हमको कहते हैं। तो प्रमुख प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं, ठीक है, जिनका कि मैंने यहाँ पर नाम दिया है बच्चे। हाँ, इसमें एक स्थगन प्रस्ताव भी हो गया बच्चे, एक स्थगन प्रस्ताव भी हो गया, स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इसमें एक कटौती प्रस्ताव भी हो गया मेरे प्यारे बच्चे, कटौती प्रस्ताव भी लाया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं, और कई बार इनसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि ये प्रस्ताव क्या होते हैं, इस प्रकार के प्रस्तावों को हम, ठीक है ना, किन नामों से जानते हैं, ये बच्चे पूछा जाता है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ठीक है, पहले वाले बैच में, ठीक है, मैंने ये नहीं पढ़ाया था, ठीक है, इस वाले बैच में बड़ा स्वाभाविक है कि मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो स्थगन प्रस्ताव हो गए, समापन प्रस्ताव हो गए, अल्पावधि चर्चा हो गई, विश्वास अविश्वास प्रस्ताव हो गए, विशेषाधिकार प्रस्ताव हो गए, ठीक है, इसमें विशेषाधिकार प्रस्ताव हो गया बच्चे, यहीं पे लिख दो, विशेषाधिकार प्रस्ताव, समापन प्रस्ताव हो गया, समापन प्रस्ताव हो गया बच्चे, इसमें विशेषाधिकार प्रस्ताव हो गया, विशेषाधिकार प्रस्ताव हो गया, विशेषाधिकार प्रस्ताव हो गया, ये प्रस्ताव, ठीक है मुन्ना। और भी, ठीक है, जो भी प्रस्ताव मुझे याद आएंगे, ठीक है, मैं तुम्हें उन्हें बता दूंगा, ठीक है। वैसे इतने ही है मुख्य जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण है वो इतने ही है। तो विभिन्न प्रकार के प्रमुख प्रस्ताव बच्चे, ठीक है, सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं, सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं ये प्रस्ताव। अच्छा, ये केवल बेटा सदन में प्रस्तुत नहीं किए जाते, बल्कि इन प्रस्तावों पर पास करने के संबंध में इन पर मतदान भी किया जाता है, इन पर वोट भी किया जाता है। ये जितने भी प्रस्ताव मैंने आपको बोले हैं, इन सभी प्रस्तावों पर वोट किया जाता है। जी, एक बार बताएंगे। अभिषेक कुमार यूं कह रहा है संदीप कुमार कह रहे हैं सर। सर जब आप कमेंट पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है अब मैं कमेंट ही पढ़ता रहूंगा क्या बच्चे, ठीक है, इसलिए मैं आपके कमेंट पर, आपने देखा भी होगा कि मेरी निगाह रहती है आपके कमेंट को बीच बीच में मैं, ठीक है, देखता रहता हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन मैं अपना पढ़ाता रहता हूँ क्योंकि कमेंट भी देखना जरूरी है। कई बार तो तुम्हारे कमेंट इतने फनी होते हैं, जैसे अभी एक बच्चे का था, हालांकि इसको फनी नहीं कह सकते थोड़ा सा ऐसा भी है, लेकिन मैं आपको, चलिए
चलो आया समझ में, एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है, एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ। अच्छा आप लोग अब बताओ, देखो समय तो आपका हो गया, ठीक है, समय 1 घंटा हो गया, 10 मिनट लेट ये क्लास स्टार्ट हुई थी, टेक्निकल दिक्कत था, कोई इंटरनेट नहीं आ रहा था। आज तो मैं स्टूडियो आया हूँ ग्रेटर नोएडा, ठीक है, कम वक्त, ठीक है पता नहीं क्या है कि मैं जिस स्टूडियो में क्लास लेता हूँ, जहाँ से क्लास लेता हूँ, कोई ना कोई इशू ठीक आ ही जाता है। चलो अब सब ठीक है, वो सबके साथ आता है, मेरे साथ नहीं। तो क्लास का समय तो हो गया, अब आप आगे पढ़ना चाहोगे वो बता दो। आगे पढ़ना चाहोगे तो ये जितने भी प्रस्ताव हैं, ये प्रस्ताव मैं आपको करा दूं, बहुत मजा आएगा, तुम्हारी कसम तुम्हें बहुत मजा आएगा इन प्रस्तावों को पढ़ने में, ठीक है। नहीं तो पहले एक बार रिवीजन कर लो, फिर मुझे बताना, अभी मत बताना, फिर मुझे बताना, पहले रिवीजन कर लो। संसदीय कार्यवाही हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। कल और आज का टॉपिक हमारा संसदीय कार्यवाही है। 11 बजे से सदन ओपन होता है और 6 बजे सदन बंद होता है। जैसे दुकान खुलती है और बंद होती है, वैसे ही सदन खुलता है बंद होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संसदीय कार्यवाही के नाम से जानते हैं। ये 2 पालियों में संसदीय कार्यवाही होती है, ठीक है। जैसे कि ठीक है ना, आपने देखा होगा कि कोई भी दुकान ओपन होती है, बंद होती है, बीच में एक लंच का टाइम होता है, ऐसे हमारे स्कूल में भी बीच में एक लंच का टाइम होता है। तो वैसे ही सुबह 11 से 1 बजे तक प्रथम पाली, दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक होती है। पहली पाली में देखिए शुरुआती 1 घंटा प्रश्नकाल का होता है, बाद का घंटा बच्चे शून्यकाल का होता है। दूसरी पाली में प्रस्तावों पर, विधेयकों पर, संकल्पों पर सदन में चर्चाएं होती हैं और मतदान होता है, वो मैंने आपको बता दिया आगे, है ना बच्चे। प्रश्नकाल सदन के खुलने से लेकर और 1 घंटे तक का समय क्या कहलाता है, सदन के खुलने से लेकर 1 घंटे तक का समय प्रश्नकाल कहलाता है। ये सदन का प्रारंभिक 1 घंटा होता है मेरे प्यारे बच्चे, ये सदन का प्रारंभिक 1 घंटा होता है, ठीक है। और सदन के इस प्रारंभिक 1 घंटे में, ठीक है, सबको बहुत अच्छे से यहाँ पर फोकस करना है। सदन के इस प्रारंभिक 1 घंटे में, ठीक है, तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं, अतारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं, अल्प सूचना प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और बच्चे गैर सरकारी सदस्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो जब तारांकित प्रश्न, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न आप किसी भी मंत्री से, सामान्य सदस्य के द्वारा पूछे जाते हैं, और गैर सरकारी सदस्यों से वो किसी भी सांसद से प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता, ठीक है ना। गैर सरकारी सदस्यों से जो प्रश्न किए जाते हैं, मैंने बोल दिया है यहीं पर, उसके बारे में लिख दिया है कि वह किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित होता है। वह सांसद वो किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित है, किसी प्रस्ताव से संबंधित है, मतलब वो कोई संकल्प लेकर आया है, कोई प्रस्ताव लेकर आया है, तो वह किसी विशेष प्रकार के संकल्प से, किसी भी विशेष प्रकार के प्रस्ताव से, किसी भी विशेष प्रकार की प्रक्रिया से उसका संबंध होता है, तभी उस सांसद से हम प्रश्न पूछते हैं, और जिसको कहते हैं हम गैर सरकारी सदस्यों से, ठीक है, प्रश्न पूछना। आगे बढ़ते हैं बच्चे। तारांकित प्रश्न, एक दिन में अधिकतम 20 प्रश्न, एक सदस्य के द्वारा मैक्सिमम 5 प्रश्न, एक सदस्य के द्वारा मैक्सिमम 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक सदस्य के द्वारा बच्चे मैक्सिमम 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक सदस्य 5 से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछ सकता, चाहे वे 5 प्रश्न एक ही मुद्दे पर हों या फिर वे डिफरेंट मुद्दों पर हों, मतलब वे 5 बार जो है ना बच्चे प्रश्न पूछ सकता है एक दिन में मैक्सिमम, और 20 से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। पूर्व सूचना देनी पड़ती है बच्चे किसको, सदन के महासचिव को, कम से कम 10 दिन पहले की। ऐसे प्रश्नों पर तारंक बना हुआ होता है। प्रश्न करने वाला चाहता है कि इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाए, न्यूनतम 10 दिन की पूर्व सूचना। अनुपूरक प्रश्न ऑब्वियस सी बात इस पर हो सकते हैं, और मंत्री परिषद के किसी भी मंत्री से, किसी भी माननीय सदस्य के द्वारा ये प्रश्न पूछे जाते हैं। एक दिन में मैक्सिमम 230 प्रश्न पूछे जाते हैं। पूर्व सूचना सदन के महासचिव को देनी होगी। ऐसे प्रश्नों पर तारंक बना हुआ नहीं होता, इसका मतलब है कि आपको लिखित रूप में इसका उत्तर देना है, आप इस पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। इस पर भी ये गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा मंत्री परिषद के किसी मंत्री से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अल्प सूचना प्रश्न जो 10 दिन की पूर्व सूचना देकर नहीं, बल्कि उससे कम समय में ही सूचना देकर पूछे जाते हैं। आप 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले समय दे दो, लेकिन आप पूर्व सूचना दे दो। जरूरी नहीं कि आप 10 दिन पूर्व सूचना देकर ही ऐसे प्रश्नों को पूछोगे। ये अल्प सूचना प्रश्न होते हैं बच्चे, इनका भी उत्तर मौखिक रूप से दिया जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, जब मौखिक रूप से किसी भी प्रश्न का उत्तर दिया जाता है तो आप उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। सदस्यों के द्वारा मंत्री परिषद के किसी भी सदस्य के ये प्रश्न पूछे जाते हैं। शून्यकाल क्या है बच्चे, देखिए प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। ये हमारी संसदीय प्रक्रिया का संवैधानिक हिस्सा नहीं था, ये संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, बाद में 1962 में ये ऐड हुआ है। होता क्या था कि प्रश्नकाल के बाद कुछ ऐसे प्रश्न रह जाते थे, ठीक है, लोगों के बीच में, सांसदों के बीच में, ठीक है ना, जो चर्चा का विषय बन जाते थे। तो फिर हमने कहीं ना कहीं यहाँ से एक शून्यकाल की परिपाटी स्टार्ट की, और इस शून्यकाल में आप एक दिन में, ठीक है, मैक्सिमम 20 मुद्दों पर ही प्रश्न पूछ सकते हैं। आप 20 मुद्दे ही मैक्सिमम शून्यकाल में उठा सकते हैं बच्चे, सभी का उत्तर मौखिक रूप से। अगर मौखिक रूप से सभी का उत्तर दिया जाएगा तो अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आप सुबह 10 बजे से पहले ऐसे प्रश्नों का पूर्व नोटिस,
ठीक है, सभा के अध्यक्ष को दे दें कि आप किस मुद्दे पर प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। उस सभा का अध्यक्ष डिसाइड करेगा कि आप प्रश्न पूछ पाएंगे इस मुद्दे पर अथवा नहीं पूछ पाएंगे। 1962 में इस प्रकार की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया। ठीक है, सुबह 10 बजे से पहले आप पूर्व नोटिस अध्यक्ष को दे दें, मुद्दे का भी उल्लेख कर दें, फिर बच्चे उस मुद्दे को पढ़कर अध्यक्ष डिसाइड करेगा कि आपको वह उस प्रश्न पर प्रश्न पूछने की अनुमति देता है अथवा अनुमति नहीं देता है। फिर भोजनावकाश होता है और 2 बजे से शाम 6 बजे तक द्वितीय पाली में विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों पर चर्चा होती है। इस दूसरी पाली में मेरे प्यारे बच्चे प्रमुख प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो गया, विश्वास अविश्वास प्रस्ताव, निंदा, स्थगन, कटौती, समापन, विशेषाधिकार प्रस्ताव, इस प्रकार के प्रस्ताव। अगर मतदान होता है, ठीक है, किसी भी विधेयक पर मतदान हो रहा है, तो वो मैंने साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, वो मैंने बता दिया कि अगर मतदान होगा तो बेटा वो भी 2 बजे से 6 बजे के बीच में होगा। चाहे वो साधारण विधेयक पर वोटिंग हो रही हो, चाहे वो धन विधेयक पर, वित्त विधेयक पर, संविधान संशोधन विधेयक पर, तो वह 2 से 6 बजे के बीच में ही होगी। और वह जब वोटिंग होगी तो वह किस प्रकार के बहुमत का प्रयोग किया जाएगा वो मैं पहले आपको समझा चुका हूं बहुत अच्छे से। जो पूरी विधायी प्रक्रिया है, ठीक है, उसे बता चुके हैं ना विधायी प्रक्रिया को, बाबू बोलो, बता चुके हैं ना? बिल्कुल बता चुके हैं। तो अब बस केवल ये प्रस्ताव बचे हुए हैं, प्रस्तावों पर हमें चर्चा करनी है। चलिए, अब एक बार सबसे पहले, ठीक है, सब लोग थम्स अप करो। एक बार बता दिया, ठीक है ना, एक बार समझा दिया। कितने लोगों को क्लास के क्लास में याद हो गया ये बताओ? कितने लोग ऐसे हैं, हैंड रेज करो बच्चे, थम्स अप करो कि क्लास के क्लास में उनको याद हो गया। चलो बच्चे, अरे बोर्ड कट रहा है, कटने दो, तुम लोग क्यों इतना ध्यान देते हो? कई लोग तो ऐसे हैं कि क्लास में तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज्ञान देते ही हैं कि ऐसा करो वैसा करो, ठीक है, इंस्टाग्राम में भी वो मुझे नहीं छोड़ रहे, वहां पे भी ज्ञान दे जाते हैं, ठीक है, मैसेज करके बोलते हैं कि साहब देखो सुनो, ठीक है, आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है। मैंने कि वाह रे वाह, अरे मेरे भाई यहाँ तो मुझे छोड़ दो कम से कम। हम्म, यहाँ तो मुझे दिखाने दो कि मैं भी डॉन हूँ। क्लास में तो मैं हूँ नहीं बिल्कुल। क्लास में तो तुम लोग डॉन बन जाते हो, इंस्टा पे तो कम से कम मुझे बनने दो मेरे भाई। चलिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा, हम 5-6 प्रश्न कर लें, आज 5-6 प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर चलो ठीक है कल करेंगे स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी वर्ष होगी? 25 वर्ष होगी। सिंपल सा प्रश्न है। अगला प्रश्न, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे, ठीक है, गलत है? कौन सा कथन गलत है ये आपसे पूछा है। किसके बारे में? लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत? निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। लोकसभा का निर्वाचन, जी हाँ, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है, ठीक है, ये हमने बताया है। और 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो आयु है बच्चे वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। जी हाँ, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। नहीं बच्चे, ये गलत हो गया। और निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति के द्वारा दाखिल किया जा सकता है? नहीं बच्चे, भारत में तो कोई विदेशी भी निवास कर सकता है, तो क्या उसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है? नहीं। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी भी निवासी के द्वारा दाखिल किया जाता है? ये भी नहीं बच्चे। मोदी जी रहने वाले गुजरात के हैं लेकिन वाराणसी से नामांकन भरते हैं। भारत के किसी भी नागरिक के द्वारा जिसका नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो दाखिल किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर।
ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अगला है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? बेटा जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में राज्यों को सीटें दी गई हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ऑन द बेसिस ऑफ द जनसंख्या। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये बच्चे 2026 तक इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था 84वां संविधान संशोधन है मेरे प्यारे बच्चे। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2002 में किया गया, 2002 में किया गया। ठीक है, इसमें बोला है कि 2026 तक सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या बोला है इसमें बच्चे? कि 2026 तक सीटों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, सीटों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, सीटों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चे? 84वां संविधान संशोधन है, 2026 तक यथावत रहेगा। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो बेटा मैंने आपको बताया था कि, बताओ बच्चे, 20 सीटें। ठीक है, 20 सीटें आरक्षित है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, मैक्सिमम 20 सीटें। वर्तमान में 19 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से आती हैं। कितनी? 19 आती हैं। आगे, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण की व्यवस्था है? बेटा अनुसूचित जातियों का लोकसभा में 84 और अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्तमान में 47 सीटें आरक्षित हैं, और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 330 में किया गया है। ये भी हमने आपको बताया है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 84। ठीक है, अभी हम देख चुके हैं कि अनुसूचित जाति के लिए सीटों की संख्या कितनी आरक्षित है? 84। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? ये आज आपका होमवर्क हो गया, कल आप मुझे इसका उत्तर देंगे। यहीं पर हम ये क्लास खत्म करते हैं। ठीक है मुन्ना, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया गया होगा। ठीक है ना? तो अनुसूचित जनजातियों के निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं लोकसभा में, ये आपको बताना है। हालांकि आप इसका उत्तर दे दोगे, ठीक है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी कल आप इसका उत्तर मुझे बताएंगे कि भाई कौन से राज्य में है अनुसूचित जनजातियों के लिए, ठीक है, सबसे ज्यादा आरक्षित सीट है लोकसभा में। अनुसूचित जनजाति पूछा है। सर आप रात में नींद में भी क्यों पढ़ाने आते हो? सर आप रात में नींद में भी क्यों पढ़ाने आते हो? चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है ना? इससे शानदार बात नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि आप पूरे मनोयोग से पढ़ रहे हो, आप अपना 100% दे रहे हो, बस ऐसे ही देते रहो। ठीक है, देखो सब खुश हो गए, मैंने कहा क्लास छोड़ रहा हूँ, सब खुश हो गए। वाह सर वाह, ऐसे कैसे काम चलेगा? मतलब पढ़ो और पढ़ो। ठीक है, तुम्हें तो ये कहना चाहिए था सर ये प्रस्ताव बताओ, एक एक प्रस्ताव हमको समझाओ। क्या होता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, क्या होता है समापन, क्या होता है स्थगन, क्या होता है विश्वास प्रस्ताव, क्या होता है विश्वास प्रस्ताव, ये बताओ आप हमें। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम अभी बच्चे हो। ठीक है, बनता है इतना। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है, ढेर सारा प्यार आप सभी को। पॉलिटी बहुत वीक था आपकी वजह से। अच्छा, चिंता ना करो बेटा, अभी तो तुम, मैंने तारांकित प्रश्न 3 कब बताए थे यार? 5 बताए होंगे। ठीक है, वो 5 लिखा होगा, वो 3 तुम्हें दिख रहा होगा। ऐसे 5 मेरा ऐसे लिखा जाता है ना, मैं 5 कभी कभी ऐसे लिख देता हूँ, जैसे मैं ऐसे लिख देता हूँ 5 इस तरह से, तो कभी कभी 3 लग जाता है, वो ऐसा हो गया होगा। मैं कैसे बता सकता हूँ यार, मैं आज से पढ़ा रहा हूँ क्या? चलो ठीक है भाई, ओके थैंक। अनुपूरक प्रश्न का मतलब होता है प्रश्न के ऊपर प्रश्न करना, उसको अनुपूरक प्रश्न कहते हैं। ठीक है जी।